स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ वीडियो नंबर 29 और लेक्चर 4 12th चैप्टर वेक्टर्स का शेयर कर रहा हूँ। चैप्टर वेक्टर और उसका लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको अब तक 21 फार्मूलाज बताए। उस 21 फार्मूलाज के बेस पे अब ये वीडियो बना रहा हूँ और ये एक्सरसाइज 12.5 कवर कर रही है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि हमें गिवन है वेक्टर a इक्वल टू दिस मच, वेक्टर b इक्वल टू दिस मच, और हमें करना है a प्लस 3b डॉट 2a माइनस b। इनटू पढ़ना चाहिए था या डॉट, तो आपको पता है इसको हमें डॉट प्रोडक्ट ही पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड भी वेक्टर है, राइट हैंड साइड भी वेक्टर है, तो ये जस्ट एक मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है बल्कि ये डॉट मल्टीप्लिकेशन का साइन है वेक्टर चैप्टर में। तो अब हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं? हमें गिवन है a, हमने a लिखा, हमें b गिवन है, हमने b लिखा। सबसे पहले हम a प्लस 3b कैलकुलेट कर रहे हैं, तो a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, 3 बाहर लिख करके b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और यूजिंग गिवन्स कमेंट्स लिखा, और जब 3 से मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट को तो 9i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप, और जब मैं i ऐड करता हूं i कैप्स हमारे हो जाते हैं 10i कैप्स और j हो जाते हैं हमारे पास 7j कैप्स और k हो जाते हैं हमारे पास माइनस k कैप। इस रिजल्ट को नंबर 1 मार्क किया। इसी तरीके से 2a माइनस b भी तैयार कर लेते हैं, तो ट्वाइस ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b गिवन से उठा लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं, तो उससे आंसर ये आता है। इसको हम नंबर 2 मार्क कर लेते हैं। अब हमें इन दोनों वेक्टर्स की डॉट करनी है, तो a प्लस 3b हम रिजल्ट 1 में तैयार कर चुके हैं, 2a माइनस b हम रिजल्ट नंबर 2 में तैयार कर चुके हैं। तो अब a प्लस 3b डॉट 2a माइनस b की डॉट करना शुरू करते हैं। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट हमने रिजल्ट 1 से लिखी और सेकंड ब्रैकेट हमने रिजल्ट सेकंड से लिखी यूजिंग रिजल्ट फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब हमने डॉट मल्टीप्लिकेशन सीखी तो फार्मूला में मैंने आपको गाइड किया था कि i डॉट i यानी सेम वेक्टर वर्सेस सेम वेक्टर की अगर डॉट कर रहे हैं यूनिट वेक्टर्स की तो वो 1 आती है। यूनिट वेक्टर्स की, ओनली वेक्टर नहीं बोलना चाहिए था मुझे, यूनिट वेक्टर्स की अगर सेम यूनिट वेक्टर्स की हम डॉट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो वो 1 होती है, और डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स की अगर हम डॉट मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो 0 होती है। तो उस नॉलेज से जब हम i को i से करेंगे तो वो 1 बनेगा, तो इसलिए माइनस करें। j का पेयर है नहीं यहाँ पे j, इसलिए वो लिखा नहीं जा सकता। k का है तो -5 और ये बना, और इससे -15। आप एक नए फार्मूले से भी सीख सकते हैं, इसको मैंने आपको बताया था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, उस तरीके से भी निकाल के देखेंगे तब भी यही आएगा -15। तो आपने इस समय तो ये फार्मूला यूज किया है, तो मैंने वो कमेंट में लिख दिया और आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर a एंड वेक्टर b। अब एंगल a और b के बीच में एंगल निकालना है। टीचर ने हमें नहीं बताया कि हमें cos थीटा निकालना है या sin थीटा। आज हमारी मर्जी है, हमारी चॉइस है कि हम cos थीटा से भी कर सकते हैं sin थीटा से। अगर मैं sin थीटा का फार्मूला यहाँ पे लिखता तो क्रॉस आता। क्रॉस में मानता हूँ कि डॉट से ज्यादा हैवी होता है, टाइम ज्यादा लेता है, तो इसलिए हम cos को पसंद करेंगे। लेकिन कई बार यहाँ पे लिखा था फाइंड द कोसाइन ऑफ एंगल, फाइंड द साइन ऑफ एंगल, फिर आपको वही लिमिटेशंस होगी, उसी से करना पड़ेगा। लेकिन आज आपके पास चॉइस है, आप cos से भी कर सकते हैं और sin से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको cos से सिखा रहा हूं। तो वी नो है फार्मूला एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन a की लेंथ और b की लेंथ, या a मॉडुलस बाय इनटू b मॉडुलस। तो अब हम a डॉट b शुरू करते हैं। a हमें गिवन है, b हमें गिवन है, तो हमने यहां से लिया, और नीचे इसकी लेंथ लगाते समय हमें लेंथ निकालना भी आता है। किसी वेक्टर की लेंथ कैसे निकालते हैं? कोएफिशिएंट्स पढ़ के उनके स्क्वायर्स करके ऐड करके रूट करना होता है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और रूट। और जब हम b की लेंथ निकालना शुरू करते हैं तो -2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, j इसमें नहीं है तो k के नाम का प्लस 4 और उसका स्क्वायर और रूट। इस तरीके से हम लेंथ निकाल रहे हैं। अब हम डॉट करना चाहते हैं तो i डॉट i आपको पता है 1 होता है, लेकिन इधर i है ही नहीं तो इसलिए मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। j डॉट j भी 1 होता है, तो इससे आपको रिजल्ट मिलेगा -4, हमने लिख दिया -4, और k डॉट k से भी आपको रिजल्ट मिलेगा, तो वहां से बनता है 12। बाकी आप अगर मल्टीप्लाई करने में टाइम लगाते हैं तो वो सब 0 होंगे, वो हमने यहाँ मेंशन नहीं किए।
और कैलकुलेशन करने के बाद 1 + 4 + 9 बनता है ये, और ये 4 + 16 बनता है, और ये 14 और 20 बनता है। और अब हमने प्राइम फैक्टर्स बनाए कि रूट में से कुछ बाहर आ जाए, तो यहाँ पे 2 × 7 बनता है, यहाँ पे 2 × 2 × 5 बनता है, तो पेयर बन गया, तो यहाँ से 2 बाहर आ गया, रूट 5 अंदर ही रहा, और 2 ने 8 को कैंसिल किया, 4 हो गया, और 14 5 जा 70, 4/√70। तो हमें सिर्फ cos थीटा नहीं निकालना था, हमें सिर्फ एंगल निकालना था, तो थीटा = cos इनवर्स 4/√70, ये हमारा आंसर हो गया। इसको हम डिग्री या रेडियन में इसलिए नहीं बता पाए क्योंकि ये टेबल से बिलोंग नहीं करती वैल्यू। cos की टेबल में 4/√70 नहीं आता, तो इसको यही रोक देना होगा, cos इनवर्स 4/√70। जब cos को इधर ट्रांसफर करते हैं तो cos इनवर्स बन जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आज आपको स्मॉल a की वैल्यू निकालनी है। आपके यहाँ पे सेकंड वेक्टर में स्मॉल a वर्ड यूज किया गया, सो दैट द एंगल बिटवीन द वेक्टर फर्स्ट एंड सेकंड में भी π/3 रेडियन। ये c ऊपर टॉप पे लिखना रेडियन को रिप्रेजेंट करता है, तो एंगल आज रेडियन लैंग्वेज में लिखा है। अगर हम यहाँ c ना भी लिखते तब भी ये रेडियन ही माना जाता। तो a हमें ये दिया गया, हमने लेट कर दिया पहले वेक्टर को a वेक्टर और दूसरे वेक्टर को b वेक्टर। तो आज हम कैसे कर पा रहे हैं, हम शुरू करते हैं। एंगल बिटवीन फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर भी हमें दिया गया है कि π/3 है, तो cos थीटा का फार्मूला लगा रहे हैं, फिर दोबारा से a.b a की लेंथ और b की लेंथ, और a के लिए हमने a की वैल्यू फिल की, b के लिए हमने b की, और नीचे लेंथ निकालते समय हमने 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिखा है यहाँ पर, और इस समय 1 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर और प्लस a का स्क्वायर, और कैलकुलेट करना शुरू किया। तो ये कैलकुलेट करने के बाद कुछ ऐसा बना। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालने के लिए आपको अपॉन खत्म करना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद रूट खत्म करने के लिए आपको स्क्वायरिंग को सेट करना पड़ेगा। तो आप सब कुछ करने के बाद इस रिलेशन पे आ जाते हैं। तो ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक ना बन के प्योर क्वाड्रेटिक बनी है, तो बहुत इजी है। यहाँ पे आपको बस 2a कॉमन लेना, फैक्टर बन जाएंगे एकदम, और 2a = 0 से आपको a की वैल्यू 0 मिलती है, और a + 4 = 0 से आपको a की वैल्यू -4 मिलती है। तो आपकी a की वैल्यूज दो हो गई, 0 और -4। अगर आप a की जगह यहाँ 0 लिख देते हैं तब भी आंसर π/3 आएगा, और -4 लिख के अगर आप कैलकुलेट करके देखते हैं तब भी आंसर π/3 यानी 60 डिग्री ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a b c have position vectors this respectively, तो a b c के कोऑर्डिनेट दिए हैं, पोजीशन वेक्टर आप खुद बनाएंगे। then show that triangle abc is a right angle at c। तो आपने ट्रायंगल भी प्रूव करना है और राइट एंगल भी प्रूव करना है कि ये राइट एंगल किस पॉइंट पे बने, c पे बने, ऐसा क्वेश्चन में करना है। तो अब आपको गिवन क्या हुआ, a के कोऑर्डिनेट ये रहे, b के कोऑर्डिनेट ये रहे, और c के कोऑर्डिनेट ये रहे। रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, इसलिए फर्स्ट वाला a से रिस्पेक्टिव है, b वाला सेकंड वाला b से, और थर्ड वाला c से। तो आप इससे पोजीशन वेक्टर तैयार करेंगे। a कोऑर्डिनेट से आप पोजीशन वेक्टर जब तैयार करेंगे तो आगे आप o लिख देंगे OA, और 0i + j + k, 0i मैंने लिखा नहीं, बस j + k लिख दिया। फिर OP तैयार करेंगे तो 3i + j + 5k, कैप भी बोलना चाहिए पर मैं नहीं बोलता। फिर यहाँ पे 3j + 3k। अब तीन पोजीशन वेक्टर हमारे पास हैं, यानी 3 पॉइंट ट्रायंगल के हमारे पास हैं। तो अब 3 पॉइंट से हम 3 साइडें बनाएंगे ट्रायंगल की। तो पहली साइड का नाम रखेंगे AB, फिर BC, फिर CA। साइक्लिक ऑर्डर से आपके माउथ से यही निकलता है। अगर ABC कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं तो साइडों के नाम AB, BC और CA ही बनते हैं। तो आप साइड AB बनाएंगे OB - OA करके, साइड BC बनाएंगे OC - OA OB करके, और CA बनाएंगे OA - OC, सेकंड माइनस फर्स्ट करना होता है। तो इनकी वैल्यूज आपके पास, जैसे मैं यहां समझा रहा हूं, OB की वैल्यू आपने यहां से पिक की और फिर की, माइनस बीच में डाल के OA की वैल्यू आपने यहां से पिक की और लिखी, और जैसे माइनस हुआ तो अंदर के साइन चेंज हो गया, और बकाया जो आपके पास बचा वो ये है, इसको फर्स्ट मार्क किया। BC वाले रिजल्ट को आपने सेकंड मार्क किया, और CA वाले रिजल्ट को आपने थर्ड मार्क किया। अब आपको सीधा एकदम राइट एंगल ट्रायंगल नहीं प्रूव करना, पहले आपको सिंगल ट्रायंगल भी प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल भी बनाते हैं कि नहीं बनाते। तो आप तीनों साइडों का सम करेंगे और वो 0 बन गया। अगर तीनों साइडों का सम करने से वो 0 बन जाए तो इससे सिद्ध हो जाता है ट्रायंगल लॉ से कि तीनों साइडें कम से कम ट्रायंगल तो बनाती है, फॉर्म ए ट्रायंगल। अब आपको राइट एंगल ट्रायंगल भी प्रूव करना है, तो
ए बी डॉट बीसी करके देखें, बीसी डॉट सीए करके देखें और सीए डॉट एबी करके देखें, तीनों करके देखने पड़ेंगे आपको और कोई एक जीरो जरूर बनेगा। तो मैंने बीसी डॉट सीए किया और वो जब मैंने ट्राई किया तो आई डॉट आई तो है नहीं, जे डॉट जे की वजह से -4 बन गया और के डॉट के की वजह से वो +4 बन गया, तो जीरो आ गया। तो जब दो साइड्स की डॉट करने से वो जीरो आ गया तो इससे ये सिद्ध हो गया कि इनके बीच में एंगल प्रूव हो गया 90। ये एक रूल है, आपको फार्मूला में मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिखवाया है कि अगर दो वेक्टर कभी भी आपने परपेंडिकुलर प्रूव करने हो तो उनकी डॉट मल्टीप्लिकेशन कितनी आनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ये मैंने आपको लिखवाया हुआ है फार्मूला में। तो आज अगर डॉट मल्टीप्लिकेशन जीरो आ गया तो आपने इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो इससे आपको क्लियर हुआ कि बीसी और सीए दो साइड आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो किस पॉइंट पे बनाते हैं, सी पे, कॉमन पॉइंट सी है। तो हेंस ट्रायंगल एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव हो गया और एट पॉइंट सी। और यहां जो लॉजिक लगा था वो यही लगा था, सेम यूनिट वेक्टर्स अगर उनकी डॉट की जाए तो वो 1 होती है, डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स की डॉट की जाए तो वो 0 होती है। यहाँ पे जब आप डॉट कर लेते हैं तो ये फार्मूला भी यूज किया गया और हमने पीछे मेंशन भी किया। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको वेक्टर ए ये दिया गया है, वेक्टर बी ये, और शो करना है कि a प्लस बी और a माइनस बी ऑर्थोगोनल। परपेंडिकुलर की जगह आप क्या क्या बोल सकते हैं, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोनॉर्मल। दो वेक्टर्स अगर आपने परपेंडिकुलर प्रूव करने हैं तो आ सकता है प्रूव वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, ऐसा भी आ सकता है प्रूव वेक्टर ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल, ऐसा भी आ सकता है प्रूव वेक्टर ए एंड बी आर ऑर्थोनॉर्मल। एक ही बात होती है। तो आज आपको यहाँ पे राइट एंगल वर्ड यूज किया, यहाँ पे ऑर्थोगोनल यूज किया, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप कर सकते हैं। आपको ए दिया गया, बी दिया गया, वो हमने गिवन में लिख लिया। तो आपको जो ऑर्थोगोनल प्रूव करना है वो ए और बी के हिसाब से नहीं करना, ए प्लस बी और ए माइनस बी के हिसाब से करना। तो पहले आपने ए प्लस बी कैलकुलेट किया गिवन की हेल्प से, तो आपको ये वैल्यू मिली, इसको रिजल्ट 1 मार्क किया। ए माइनस बी भी कैलकुलेट किया, वो भी गिवन की हेल्प से, और आपको ये वैल्यू मिली, माइनस का साइन भी चेंज होगा और आपका रिजल्ट 2 तैयार हो गया। ए प्लस बी रिजल्ट 1 और ए माइनस बी से रिजल्ट 2 तैयार। अब आपको इसको ऑर्थोगोनल प्रूव करना है तो इसकी डॉट मल्टीप्लिकेशन करके दिखानी पड़ेगी, और इन दोनों की अगर डॉट मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स की आपकी जीरो आ जाती है तो आप अचीव कर लेते हैं अपने टारगेट को। जब मैं करना शुरू करता हूं तो आई डॉट आई मुझे पता 1 होता है, उस नॉलेज से 24 लिख दिया, जे डॉट जे 1 होता है तो उस नॉलेज से -8 लिख दिया, के डॉट के में -16 लिख दिया, तो 8 और -8 और -16 -24 होता है, 24 में से 24 जीरो। तो अगर डॉट मल्टीप्लिकेशन जीरो आ जाए दो वेक्टर्स की तो आप किस वेक्टर को किस वेक्टर के साथ क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल। तो सो वेक्टर दिस एंड वेक्टर दिस आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर एंड शो। तो ये शो वाला क्वेश्चन में हमने इसको भी शो कर दिया। क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द टू वेक्टर्स फर्स्ट एंड सेकंड आर परपेंडिकुलर और कभी पैरेलल। तो आज आपको परपेंडिकुलर प्रूव नहीं करना, आज आपको पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर कभी परपेंडिकुलर मान के चलना है और लैम्डा निकालना है, और कभी-कभी आपने पहले वेक्टर और दूसरे वेक्टर को पैरेलल मान के चलना है और लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन ये बनता है। तो परपेंडिकुलर और पैरेलल टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने फार्मूला में भी लिखा आपके लिए। तो फर्स्ट वेक्टर को हम ए से एज्यूम कर लेते हैं और सेकंड वेक्टर को हम बी से एज्यूम कर लेते हैं। अब हम फर्स्ट पार्ट करना शुरू करते हैं। हमें दिया गया है कि वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ए पार्ट में यही कहा गया कि फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। तो हम जानते हैं कि जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी डॉट मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, जीरो। तो हमने फर्स्ट वेक्टर को यहां से और सेकंड वेक्टर को यहां से कॉपी करके पेस्ट किया और इक्वल टू जीरो चला, यूजिंग गिवन कमेंट लिखा। अब i डॉट i आप जानते हैं 1 होता है तो उस नॉलेज से 8 बन गया, और j डॉट j भी 1 होता है तो उस नॉलेज से 18 बन गया, और k डॉट k में आपका माइनस लैम्डा बन गया, क्योंकि इधर से -1 और इधर से लैम्डा, तो माइनस लैम्डा बन गया और इक्वल टू 0। बाकी सब कुछ जीरो रहा। पीछे कमेंट्स भी लिखे ऐसा क्यों। और 26 18 प्लस 8 करने के बाद आपको 26 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 बनता है, तो माइनस लैम्डा इक्वल टू -26, माइनस से माइनस कैंसिल, लैम्डा इक्वल टू 26। तो परपेंडिकुलर जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर तभी हो सकते हैं जब लैम्डा को कितना मान लिया जाए, 26। फिर दूसरी बात, आपने अब इसी वेक्टरों को पैरेलल भी कहना है। तो वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर। जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे तब उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 होगी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, आई जे के टॉप पे लिखा,
फर्स्ट वेक्टर के कोफिशिएंट लिखेंगे तो यहाँ से आप फर्स्ट वेक्टर उठाएंगे तो यहाँ से 2 3 -1 मिलेगा, वो आपने लिख दिया। और सेकंड वेक्टर के अगर आप कोफिशिएंट उठाते हैं तो 4 6 और लैम्डा मिलता है, 4 6 और लैम्डा लिखा। और सामने आपको 0 वेक्टर दिया गया है तो 0 i 0 j 0 k। तो जब आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, एक बार i हेड बनेगा, एक बार -j और एक बार, और फिर आप उसको सॉल्व करेंगे तो आप ऐसे पहुंच जाएंगे इस पोजीशन पे। तो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ तो 0 के बन रहा है और इधर भी 0 के, तो ये तो एक वेक्टर इधर आ चुका है, एक वेक्टर इधर आ चुका है, बीच में इक्वल टू का साइन है। तो आप क्या लिख सकते हैं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ i एंड j। तो i और j के कोफिशिएंट कंपेयर करना शुरू करते हैं। तो i का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 लैम्डा प्लस 6 है और इधर i का कोफिशिएंट 0 है। तो आपको लैम्डा की वैल्यू -6 और 3 लैम्डा इक्वल टू -6 और लैम्डा इक्वल टू -6/3 करने से -2 मिलता है। और जब आप j के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो माइनस और ब्रैकेट में 2 लैम्डा प्लस 4 को आपको 0 के बराबर लिखना है। माइनस 0 में चला जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 2 लैम्डा इक्वल टू 4 उधर जाने से -4 और 2 अपॉन में जाने से -2। तो लैम्डा की वैल्यू आपको दोनों केसेस से एक जैसी मिलती है, वो है -2। तो अगर लैम्डा की वैल्यू को -2 मान लिया जाए तो ये दोनों वेक्टर आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। और तीसरा अगला क्वेश्चन बनता है कि राइट द प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर ऑन सेकंड वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर की प्रोजेक्शन सेकंड वेक्टर पे निकालनी है। तो आप पहले वेक्टर को पहले नाम दे दीजिए a और दूसरे वेक्टर को b। अब आपको फार्मूला याद करना है कि प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b पढ़ा जाएगा। अगर आप इसको a मान रहे हैं और इसको b मान रहे हैं तो बनेगा प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर a ऑन वेक्टर b। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b का फार्मूला आपको पता है कि ऑन b है तो नीचे b की लेंथ है, यदि ऑन a होता तो नीचे a की लेंथ, ऊपर a डॉट b हमेशा आता है। तो आप a डॉट b शुरू करते हैं तो यहाँ पे a के वैल्यू भर दी आपने, यहाँ पे b की, और नीचे b की लेंथ निकालने का मतलब है i का कोफिशिएंट पढ़ने का मतलब 1 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट पढ़ने का मतलब 1 का स्क्वायर, k इसमें है नहीं तो 0 का स्क्वायर, सबको ऐड करके रूट। और जब आप इनको डॉट करते हैं तो i डॉट i 1 होता है और j डॉट j -1, और नीचे 1 प्लस 1 बनता है तो √2 हो गया। तो 0/√2 यानी 0। तो प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b क्या बना आपका, 0। तो जब आपकी प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b 0 आ गई तो वो आपका आंसर हो गया। अगर कोई वैल्यू आती है तो मैं इसके पीछे यूनिट्स भी लिखता हूं, ये आपका आंसर है। लास्ट में स्टूडेंट्स असाइनमेंट नंबर 29। इस असाइनमेंट में स्टूडेंट्स मैंने आपको 8 क्वेश्चंस दिए और उनके आंसर भी साथ में लिख दिए गए। तो आपको ये 8 के 8 क्वेश्चंस करने हैं और ये सभी के सभी क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक्स पे डिपेंड करते हैं जो मैंने आपके साथ सॉल्व पोजीशन में दिखाए हैं, और जो फार्मूले मैंने बताए हैं उन्हीं फार्मूलों से कवर होते हैं ये सभी। तो आप इनको कीजिए कंप्लीट। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पर्सनली फोन पे मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू।